Hello, everybody. How are you all? I hope you all are doing great and staying absolutely fit and fine. So, welcome to our YouTube channel, Incredible Abhishek. And देख ही सकते हैं आप आज का टॉपिक पंचायती राज एंड योर अर्बन लोकल बॉडीज़ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़. सो बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक आई वांट यू टू नो वन थिंग कि यार अभी सी डी एस का एग्ज़ाम हुआ. ठीक है, अभी जस्ट हमारा सी डी एस का एग्ज़ाम हुआ है, सी डी एस 1 2022. और जो हमने पॉलिटी आपकी कवर की है, I think 18 questions are like in the CDS examination of from your polity side, and 15 questions जो थे I think वो आए थे आपके डायरेक्टली पूछे गए थे फ्रॉम आर नोट्स. सो जो वीडियो बनाई गई है उसके ऊपर अभिषेक सर ने एक इनिशिएटिव लिया दैट क्यों ना हम सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करें और हम दें आपको एविडेंस कि भाई हमने जो पढ़ाया है दैट इज़ सो मच लाइक टू द पॉइंट, है ना. बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए हमने टू द पॉइंट आपको कंटेंट दिया एंड दैट इज़ यूज़फुल फॉर यू. ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. उसमें आपको सारा मिल जाएगा डेटा, लाइक क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए थे जो हमने पढ़ाया था, एंड यू विल गेट टू नो कि भाई कितना शॉर्ट वे में हम पढ़ाते हैं एंड इट डायरेक्टली लाइक कम टू योर एग्जामिनेशन. ठीक है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आई एम सेइंग दैट प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट्स एडवाइस, है ना, इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल्सो. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आपको एक मिलेगा प्रॉपर कि भाई क्या सही हम लोग दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ना. सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो विदाउट गेटिंग, है ना, सो मच इधर उधर, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एंड टॉपिक आप देख ही सकते हैं, योर पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा पंचायत है और जो हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ है, ये हमारा आता है किसके अंडर? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है, ठीक है ना. तो ये आता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आज मैं आपके लिए वो पुराना तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ. आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द कटआउट्स. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन कर देता है मेरे लिए. इफ़ यू वांट दोज नोट्स, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होती है, इफ़ यू वांट दोज नोट्स देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रोवाइड दैट वन ऑल्सो, है ना. देयर इज़ नथिंग लाइक कि मैं नहीं दूंगा. तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में. आई विल प्रोवाइड दैट नोट्स. ओके, ठीक है. एज वी ऑल नो दैट कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ फेडरल इन नेचर. ठीक है, फेडरल है वो. ठीक है, अब फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. किसके बीच में भैया? सेंटर. ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आपका डिवीजन ऑफ पावर होता है. ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है कि दे डू नॉट इंटरफेयर इन दोज वर्क्स, इन देयर वर्क्स, है ना. अपने काम में जनरली ये लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं. लेकिन आपको एक और चीज़ बताई गई होगी दैट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है, सेंटर जो होता है इट कैन टेक ऑल द कंट्रोल्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली. ठीक है, तो ये होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी में. ठीक, अब आपके साथ में बताने वाला हूँ कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ. ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ. कब हुआ भैया? 1992 में. ठीक है, कब हुआ? 1992 में हुआ. इसमें एक चेंज आया. इस चेंज ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर का फेडरल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, 2 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे में. ठीक है, उसको 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया इसने, बना दिया मतलब. ठीक है, 3rd टायर वॉज एडेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, है ना. दैट इज़ योर पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. ठीक है, पहले हमारे पास सेंटर होता था, फिर स्टेट होता था, है ना. ये टायर 1 हो गया, ये टायर 2 हो गया. ठीक है, उसके बाद टायर 3 जोड़ा गया, दैट इज़ योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड योर अर्बन लोकल बॉडीज़. ठीक है, ये 3rd हो गया आपका जो जोड़ा गया. ठीक है, उसके बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया दैट इज़ योर 73rd. 73rd में आपका, एक मिनट,
73rd में आपका जो है वो पंचायती राज है, एंड 74th में आपका है अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, जो कि फोर्स में आया था 1993 में। ठीक है, फोर्स में कब आया? 1993 में। ठीक है, तब से हमारे देश में 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। अगेन आई एम सेइंग दैट कि अगर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल लाइन, ठीक है, देन प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम, वेयर एवर यू वांट, और द इंस्टाग्राम, है ना। वी आर हैप्पी टू आंसर विद इन 24 आवर्स। ओके, तो हर स्टेट को इलेक्शन करवाना है, हर स्टेट को, मतलब इस स्टेट को अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करना है, ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उनकी, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले अपनी मर्जी चलती थी। ठीक है, कि इलेक्शन करवाना है करवाओ, इलेक्शन नहीं करवाना है मत करवाओ, है ना। दिस इज़ द थिंग बिफोर योर दीज अमेंडमेंट्स। ओके, अगर मैं बात करूँ कि एम क्या था इसका, कि भैया इसका एम क्या था, व्हाट इज़ द एम बिहाइंड दैट। तो एम था कि भैया पंचायती राज टू डेवलप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट जोन्स एंड विलेजेस। कहाँ? आपके डिस्ट्रिक्ट, योर जोन्स एंड विलेजेस, ठीक है, इस्टेब्लिश करना। ठीक है, अब हमारा पंचायती राज जो है वो 3rd लेवल पे है, 3 लेवल है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, तो बात ये है कि अब ये क्या इस्टेब्लिश करता है, जो हमारा पंचायती राज है वो क्या इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 DPSP, ठीक है, जो कि गांधीयन लिखा हुआ है, दैट हमारे देश में पार्ट 4 जो है आर्टिकल 37 से 51, आर्टिकल जो है हमारा 37 से 51, ठीक है, DPSP डाले जा रहे थे जब, तो एक DPSP ये भी डाला गया दैट आर्टिकल 40 जो है हमारा, जिसमें कि गवर्नमेंट या स्टेट पूरी कोशिश करेगी कि भैया विलेज पंचायत को सेटअप करे, है ना। इसमें पूरी कोशिश करेगी कि वो विलेज पंचायत को सेटअप करे, और वो विलेज पंचायत को जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो पावर दे कि ताकि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को रन कर सके। ठीक है, दैट इज़ योर आर्टिकल 40। तो फंडा क्या था कि अब गांधी जी कहते थे कि इतना बड़ा देश है, ठीक है, गांधी जी का रोल है भैया, गांधी जी कहते थे कि भैया इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंसेस हैं कि आप ऊपर से इस देश को चला ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर बैठे हुए हो और यहाँ पर क्या चल रहा है, नो वन इज़ नोइंग दैट। ठीक है, आपको तभी तो आपको इनिशियली प्रोवाइड करना पड़ेगा भैया, बीच में इंटरमीडिएट डालने पड़ेंगे ताकि आपको पता चल सके कि भैया चल क्या रहा है ना। तो उसके लिए कहा गया कि भैया, मतलब अगर आप देखें तो बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंसेस हमारे देश में, ऊपर से आप नहीं चला सकते। आप इस देश के सेल्फ गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, इस देश में जो है सेल्फ गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, मतलब सेल्फ रूल की हो, बात सेल्फ रूल की हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, ताकि अपने ऊपर खुद को रूल कर सकें, और वो रूल को, मतलब जो यूनिट विलेज होगा वो रन कर सके। दैट इज़ योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, दैट इज़ योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, गांधी जी का कहना था कि भैया जो लॉ है वो बन गए, पॉलिसीज़ जो हैं बन गई, भेज दिया गया बना के। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो मान लो कि आप कुछ भी अगर बना रहे हो, कोई भी लॉज है, तो नीचे के लोगों को कैसे वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, नीचे गांव में जाओ, कस्बों में जाओ, वहाँ पर आप पंचायती राज इस्टेब्लिश करो, सेल्फ गवर्नमेंट करो, उसमें क्या करना है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, आप ऊपर लॉज तो बना रहे हो, ठीक है, लेकिन उनको क्या चाहिए वो सिर्फ उन्हीं को पता है ना। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ नोन एज योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर आपके CDS एग्जामिनेशन, अगर आप प्रीवियस ईयर देखें तो। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी कोशिश कब से चल रही थी, है ना। सबसे पहली कमेटी आई थी आपकी बलवंत राय कमेटी, आपकी बलवंत राय कमेटी आई पहले। ठीक है, आई थिंक 1957 में आई थी ये बलवंत राय कमेटी। इसने सबसे पहले रिकमेंड किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज के लिए। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ भी, है ना, सबसे पहला इस्टेब्लिश हुआ था आपका राजस्थान में। ठीक है,
राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ था उस टाइम तक। सेंटर ने बस कह दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अगर पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश करो, तो कुछ स्टेट्स जो थी उन्होंने इस्टेब्लिश किया और कुछ ने नहीं किया था। एंड आई थिंक सेकेंड वन इज़ योर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था, ठीक है। तो ये कामयाब नहीं हुए थे, है ना, दे आर नॉट सक्सेसफुल। फिर हमारी नेक्स्ट आई थी ये आपकी अशोक मेहता कमेटी। फिर आपके GV राव कमेटी भी आई, ठीक है। फिर हमारी एल एच सिंह कमेटी भी आई। तो बहुत सारी कमेटी आई हुई हैं, है ना। फिर फाइनली 1991 में, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कीप इन माइंड, 1991 में क्या होता है कि भैया ये महाशय बहुत, इनका मतलब थैंक यू करो जितना कम है ना। तो PV नरसिम्हा राव इनका नाम था, ठीक है। PV नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट आती है, ठीक है, 1981 में PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। और 1991 में पार्लियामेंट में बिल, जिस बिल का नाम था योर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट टू द पंचायती राज, ठीक है। तो PV नरसिम्हा राव से पहले राजीव गांधी को भी मतलब ने भी इंट्रोड्यूस किया था बिल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देने के लिए, कि मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए, बट बिल पास नहीं हुआ, ठीक है। देन PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है 1981 और इंट्रोड्यूस करती है 1991 में पार्लियामेंट में बिल, और 1992 में वो बिल पास हो जाता है ना। उसके बाद पार्लियामेंट दोनों हाउसेस को इसे पास करवा देते हैं, और 1993 24 अप्रैल इस बिल को देश में लागू कर दिया जाता है ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका 1991 PV नरसिम्हा राव, है ना। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस, कि भैया पंचायती राज जो है दैट इज स्टैब्लिश इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। सारे स्टेट्स में लागू हो सकता है, बट देयर आर फ्यू स्टेट्स जहाँ पर नहीं हो सकता। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? तो पहला है हमारा नागालैंड, ठीक है। सेकेंड इज़ योर मेघालय, एंड थर्ड इज़ योर मिज़ोरम, ठीक है। ये सारे यूटीज़ में भी लागू हो सकता है, एक्सेप्ट वन यूटी। एक यूटी ऐसा है जहाँ पर नहीं होगा, दैट इज़ योर केजरीवाल जी की सरकार, है ना, दैट इज़ योर दिल्ली। तो पंचायती राज हैज़ बीन established इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिज़ोरम, इन ऑल द यूनियन टेरेटरीज एक्सेप्ट आपका दिल्ली, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि भैया एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो एवोल्यूशन वही है कि बलवंत राय पहले कमेटी आई, फिर अशोक मेहता, GV राव एंड LM सिंह संघवी कमेटी आई, फिर आपका PV नरसिम्हा राव जिन्होंने फाइनल बॉल पे छक्का मारा था, जिसकी वजह से इस्टेब्लिश हो पाया था, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेंगे डेट 1992, ठीक है। कि भैया आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया और हमारे देश में पंचायती राज इस्टेब्लिश होने की तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या ऐड करता है? पार्ट 9 में, पार्ट 9 में है हमारा ये, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 11th शेड्यूल में है पार्ट 9 11th शेड्यूल क्या है आपका? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और 11th शेड्यूल में 29 फंक्शंस हैं। आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि 29 फंक्शंस हैं आपके 11th शेड्यूल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर सम की पॉइंट्स, यही एग्जामिनेशन में इधर उधर से करके पूछता है आपसे, वन लाइनर्स में पूछ लिए जाते हैं। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन लाइक CDS CAPF एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 29 फंक्शंस आर देयर, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये लॉ बना दिया गया। अब पार्ट 9 ऐड हुआ, पार्ट 11 शेड्यूल ऐड हुआ, और 29 जिसमें कि फंक्शंस थे या फिर सब्जेक्ट्स थे आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट ये सारे फंक्शंस दे नहीं हैं? क्या स्टेट जो गवर्नमेंट है, यार ये मेरा डॉग है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ये सारे 29 फंक्शंस देने ही हैं? क्या बाउंडेशन है भैया उस पर? तो आंसर इज़ योर नो, ठीक है।
स्टेट की मर्जी है, हर स्टेट लॉ पास करेगी इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर, ठीक है। कुछ चीज़ें तो अमेंड हुई हैं जिसके हिसाब से मतलब जो कि फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी। लाइक उनके पास कुछ चीज़ों के लिए ऑप्शन भी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपके पास ऑप्शन भी होता है। हर स्टेट अपना स्टेट लॉ पास करती है ना। सारे स्टेट का स्टेट लॉ अलग अलग होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 73rd जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपकी जो है कंपलसरी कर दी हैं कि भैया ये तो देनी ही पड़ेंगी। लाइक इज़ योर स्टेट फाइनेंस हो गया, स्टेट फाइनेंस इज़ देयर, आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन, देन योर स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ देयर, ठीक है, ये बनाना ही पड़ेगा आपको। ग्राम सभा इस्टेब्लिश करनी ही पड़ेगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो दीज आर सम कंपलसरी थिंग्स जो कि आपको देना ही पड़ेगा। ये सारे ही तो कंपलसरी थे, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब पार्ट 9 में, ठीक है, आपका पार्ट 9 में, ठीक है, आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए फ्रॉम, ये पंचायती राज का है, फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243, ओके, 243 ओ, दिस योर पंचायती राज हमारा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग दिस वन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9 शेड्यूल 11 फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ, ठीक है। नाउ अब पंचायती राज एक्ट बनाना पड़ा हर स्टेट में, और पंचायती राज के एक्ट के मतलब कुछ जो चीज़ें हैं वो कंपलसरी हैं और कुछ चीज़ें जो ऑप्शनल भी हैं। मैं आपको लिख ही देता हूँ। जो पंचायती राज है तो स्टेट को लेकर कुछ चीज़ें जो है कि भैया कंपलसरी हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक मिनट, कहाँ आ गए हम। कुछ चीज़ें जो हैं कंपलसरी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं आपकी ऑप्शनल हैं, ये पहले आपको बता चुका हूँ। ये आपकी स्टेट फाइनेंस इलेक्शन कमीशन हो गया, और उसके बाद हमारी ग्राम सभा होगी, ये सारी कंपलसरी हैं। और कुछ चीज़ें जो ऑप्शनल होती हैं जो कि स्टेट की मर्ज़ी है कि भैया बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, ठीक है। तो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, मतलब ये इंडिया की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ योर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाता है ये हमारी इंडिया को, ठीक है। जो हमारा पंचायती राज है, ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो है इसको बनाता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाता है, ठीक है। मतलब हम कौन सी डेमोक्रेसी हैं, मतलब इंडिया जो है पहले एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बिकॉज हम दो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो हो गया जो हमारा एमपी का होता है, और एक होता है एमएलए, और फिर एमएलए चुन के भेजते हैं असेंबली में, और वो असेंबली में एक बनते हैं सीएम, और सेम विथ योर एमपी, है ना। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपको आपने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हों, है ना। और जो एमएलए एमपी चुन के हम भेजा स्टेट असेंबली में या फिर लोकसभा में, वो हमारे इंटरेस्ट को, अपने एरिया के लोगों के इंटरेस्ट को वहाँ पर रखता है, बोलता है कि भैया हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये हमें चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दैट्स वाई हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं। हम खुद ना जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली में भेजते हैं। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो इंडिया की डेमोक्रेसी को वो बनाता है पार्टिसिपेटिव। हमने थर्ड टायर की बात की है यहाँ पर, ठीक है, कि भैया क्योंकि जनता नीचे से डिसाइड करती है यहाँ पर। जो लोअर लेवल पे जनता है ना, जो लोअर लेवल पे जनता है वो यहाँ पर डिसाइड करती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्राम सभा होता क्या है। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई व्हाट यू मीन बाई ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा वो है जो पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, और वो वोटर हैं तो ग्राम सभा के मेंबर भी हैं, ठीक है। ग्राम सभा जो कि एक पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अबव 18 ईयर्स है, वो वोटर हैं, तो वो ग्राम सभा के मेंबर्स भी हैं, ठीक है। और पंचायती राज को लेकर सारे डिसीजन ग्राम सभा ही करती है। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि पंचायती राज को लेकर सारे डिसीजन ग्राम सभा ही लेगी, ठीक है। मतलब लोग डिसाइड करेंगे, लोग अपना सरपंच चुनेंगे, अपना प्रधान चुनेंगे, अपना डायरेक्टर चुनेंगे, जिला प्रमुख चुनेंगे, है ना। लोग डिसाइड करेंगे ग्राम और हमारा जिला कैसे चलेगा। दैट इज़ योर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में इसी की बात कर रहा था, है ना।
तो लोग कभी भी गांव के सरपंच के मतलब पास चले जाते हैं कि भैया हमारे पास ये समस्याएं हैं। सरपंच भी अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो उसके ऊपर प्रॉपर मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें कि बताया जाता है कि आपने गलत डिसीजन लिया है, चेंज करो इसको। ठीक है, तो द एक्ट, ठीक है, दिस इज़ द योर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। मैं इसमें एक स्लाइड ऐड करना भूल गया हूँ एक्चुअली, जिसमें कि मैंने कुछ नोट्स ऐड करना था, बट डजेंट मैटर क्योंकि मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, दैट इज़ योर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, हेडिंग करते हैं इसको एक बार, दैट इज़ योर साइलेंट फीचर्स ऑफ एक्ट। कौन सा एक्ट? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो भैया ग्राम सभा जो है ये एक फाउंडेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, ग्राम सभा जो है ये एक फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन है किस चीज़ का? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। ये एक बेस है, फाउंडेशन है। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? अब इसके अंदर मेंबर सारे वोटर्स ही होते हैं, है ना, सारे वोटर्स। उस पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे। हम 5 साल में अपना एमएलए एमपी चुन लेते हैं, ठीक है, काम ख़त्म। बट गांव ऐसे नहीं चलता भैया, है ना। एज वी सी, अगर हम देखें स्टेट और आवर सेंटर लेवल पे, तो 5 साल में अपना एमएलए एमपी चुन लेते हैं हम, काम ख़त्म। ठीक है, लेकिन गांव में इस तरह से नहीं चलता है ना। गांव में होता है ग्राम सभा। ठीक है, और ग्राम सभा करती है मीटिंग। अगर कोई सरपंच भी है तो वो काम कर रहा है, या फिर क्या पॉलिसी होगी, मतलब कोई भी कुछ हो रहा है तो कैसे होगा, क्या उसकी पॉलिसी होगी। ठीक है, गांव के लिए जो पैसा ऊपर से आया वो कैसे लगेगा, कैसे खर्च होगा। ठीक है, सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है। ठीक है, लेकिन हर स्टेट जो लॉ बना रही है उसको कंपलसरी ग्राम सभा का प्रोविज़न डालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे देश में आया तो 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया। 30 दैट इज़ योर विलेज लेवल पे। 3 टायर कैसे स्ट्रक्चर हो गया? दैट इज़ योर विलेज लेवल। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट लेवल, ओह सॉरी, दैट इज़ योर, पूरा ही लिख देने दो यार, कन्फ्यूजन ना हो जाए। इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो गांव में पंच होंगे, ठीक है, मेंबर्स, एंड सरपंच होगा, दैट इज़ योर चेयरपर्सन। ठीक है, सरपंच बनने की एज क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सरपंच बनने की एज होती है 21 ईयर्स, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट दैट इज़ योर ब्लॉक लेवल, इस लेवल पे डायरेक्टर इलेक्ट होंगे। और आपका देखिए, मैं शुरुआत से आपको एक बता दूं कि दैट विलेज में क्या होते हैं, पंच होते हैं। ठीक है, और उनका एक चेयरपर्सन होता है, दैट इज़ योर सरपंच। ठीक है, और सरपंच बनने की एज है हमारी 21 ईयर्स। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होता है, या फिर आप इसको ब्लॉक लेवल भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस लेवल पे डायरेक्टर इलेक्ट होंगे और डायरेक्टर अपना प्रधान चुनेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है कि इस लेवल पे डायरेक्टर इलेक्ट होंगे और हर गांव से और डायरेक्टर्स मिलकर जिला प्रमुख चुनेंगे, है ना, और हम उसको जिला पार्षद भी बोलते हैं। तो तीनों लेवल पे मेंबर बन रहे हैं, चाहे विलेज हो या फिर ब्लॉक इंटरमीडिएट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, है ना। तो ये 3 लेवल्स के मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ योर विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों के मेंबर के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, है ना। तीनों के मेंबर के ही डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जो तीनों के मेंबर्स होते हैं इनके होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, चाहे वो विलेज हो या फिर इंटरमीडिएट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, विलेज लेवल पे सरपंच है चेयरपर्सन, तालुका लेवल पे योर प्रधान सेवक इज चेयरपर्सन, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला प्रमुख हो जाता है। ठीक है, अब जो तालुका लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर तहसील लेवल, आप जो भी कहें, जो चेयरमैन है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरमैन है, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। विलेज लेवल पे सरपंच होता है हमारा चेयरमैन, तालुका लेवल पे प्रधान सेवक, एंड योर जिला प्रमुख होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तीनों के मेंबर्स जो होते हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है दैट इज़ योर डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर तालुका लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल की बात करें या फिर तहसील लेवल की बात करें, तो जो चेयरमैन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरमैन है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा,
और जो गांव का चेयरमैन है सरपंच साहब, उनका इलेक्शन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये हमारी स्टेट डिसाइड करती है, स्टेट लॉ डिसाइड करता है। मतलब जो हमारा विलेज लेवल की अगर बात करें, विलेज लेवल की बात करें तो जो हमारा चेयरमैन होता है या फिर आप सरपंच साहब बोलते हैं उनको, तो उनका इलेक्शन डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट, ये डिसाइड करती है हमारी स्टेट। ठीक है। और जो तालुका लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर तहसील लेवल पे जो चेयरमैन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरमैन है, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा भैया? तो जो ये मेंबर हमने चुने हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है, मेंबर्स हमने कैसे चुने थे? डायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है ये भी आप समझ लीजिए। तो जो हमने मेंबर्स चुने हैं इंटरमीडिएट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। ठीक है। जो हमने मेंबर्स चुने थे इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे गांव लेवल पे चेयरपर्सन है, जिसको सरपंच बोलते हैं, सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा, ये फिर ये डिसाइड करता है हमारा स्टेट। ठीक है। स्टेट का जो इलेक्शन, स्टेट का जो लॉ है वो डिसाइड करता है। ठीक है। दैट अगर आपका सरपंच की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो इसका जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दैट इज़ डिसाइडेड बाय योर स्टेट लॉ, स्टेट ऑफ लॉ। ठीक है। अब इन सब को इलेक्शन करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, चाहे डायरेक्ट इलेक्शन हो या फिर इनडायरेक्ट हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये सारे इलेक्शंस जो हैं वो आपका कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई स्टेट है ना, जिसका पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, कम है अगर, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट लेवल को हटा सकता है। हमने 3 लेवल देखा था, पहला विलेज लेवल, दूसरा तालुका इंटरमीडिएट या फिर ब्लॉक या फिर तहसील लेवल आप बोल लीजिए, और तीसरा लेवल था हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिस स्टेट का, मान लीजिए मैं गोवा की अगर बात करूँ, अगर मैं गोवा की बात करूँ, तो यहाँ पर पॉपुलेशन आई थिंक 20 लाख से कम है। ठीक है। बात का मुझे पता नहीं, लेकिन पहले शायद 20 लाख से कम थी। तो वहाँ पर आप इंटरमीडिएट लेवल को हटा सकते हैं। ठीक है। तो जो स्टेट 20 लाख से कम है पॉपुलेशन, वो इंटरमीडिएट लेवल को हटा सकता है, उसको बीच वाले लेवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब स्टेट के लिए चॉइस है, बट बाकी स्टेट के लिए कंपलसरी है। ठीक है। जिसके पास 20 लाख से कम है, इसके पास चॉइस है, बाकी लोगों के लिए कंपलसरी है। ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं कि भैया इलेक्शंस कैसे होते हैं ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैन, है ना। सॉरी, इलेक्शंस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशंस की। रिजर्वेशंस हर जगह हैं, यहाँ पर भी हैं। ठीक है। रिजर्वेशन, एक मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो रहा था अभी। अब बात करेंगे, आई थिंक कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी हैंड राइटिंग में। ओके। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। तो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन है। क्यों है भैया? क्योंकि गांव में अपर कास्ट है, वो डोमिनेट कर सकता है लोअर कास्ट। ठीक है। कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको मौका ही नहीं मिलेगा। तो ST एंड ST, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो रिजर्वेशन तो कंपलसरी फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है। SC एंड ST एंड योर वुमेन, ठीक है, ये दोनों तो फॉलो करनी ही करनी है। ये दोनों तो देनी ही देनी है भैया किसी भी हाल में स्टेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को देनी ही देनी है। ठीक है। SC एंड ST की रिजर्वेशन उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से होगी, ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये भी आप याद रखेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से होगी। ठीक है। तो और मतलब इतने मेंबर्स के लिए सीट रिज़र्व रखा जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से, कहने का मतलब ये है। और वुमेन्स की अगर बात करूँ तो वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन रखा जाएगा, रिज़र्व करेगी। ठीक है। पंचायती राज सिस्टम के अंदर, ठीक है, मिनिमम 1/3 होगा। ठीक है। एक और रिजर्वेशन है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, दैट इज़ योर OBC, है ना, OBC के लिए भी है। एक सेकेंड, OBC के लिए भी है। ठीक है। लेकिन ये स्टेट की मर्जी के ऊपर होता है ना, कि वो देना चाहती है दे भी सकती है, नहीं देना चाहती तो नहीं भी दे सकती है। तो दैट इज़ रिगार्डिंग योर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इतना ही था इसमें।
अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की, कि भैया ड्यूरेशन क्या होता है, एक बार अगर इलेक्शन हो गया तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। दैट इज़ योर ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। तो एक बार इलेक्शन हो गया पंचायत तो 5 साल के लिए होती है, और इससे पहले पहले ही डिसोल्यूशन हो सकता है इसका, है ना। तो मतलब टाइम ख़त्म होने से पहले भी आप डिसॉल्व हो सकता है ये, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 5 ईयर टर्म, है ना, ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत, ठीक है। द पंचायत कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, सिंपल है। एंड फ्रेश इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट न्यू पंचायत शैल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स 5 ईयर ड्यूरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, है ना। तो ये चीज़ है इसमें, दो ही चीज़ें थी इसमें, सिंपल है कि 5 साल के लिए तो होता है और पहले भी डिसॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिसॉल्व हो रहा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन किस किस आधार पे किया जा सकता है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें मैं लिख दूँ आपका 5 ईयर्स, ठीक है, या फिर पहले भी डिसॉल्व हो सकती है ना। बात करते हैं अब डिस्क्वालिफिकेशन की। कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये मेरे साथ, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, तो पंचायती राज जो है इलेक्शन के लिए उसमें मिनिमम एज रखा 21 ईयर्स, ठीक है। इसमें कहा गया कि भैया अंडर एनी लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, however no person shall be disqualified on the ground that is less than 25 years of age if he attained the age of 21 ईयर। अगर 21 एज का हो गया है तो अगर उसने 25 पूरा नहीं किया है तब पर भी वो एलिजिबल है ना, ठीक है। और फर्दर जो डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी उसको रेफ़र करता है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने डिफाइन किया है तो उसके ऊपर वो हमारा मतलब हट सकता है, मतलब इसको हटाने के लिए अगर लॉ बनाया जाता है अगर हमारी स्टेट असेंबली द्वारा तो वो हट सकता है ना। स्टेटमेंट के फॉर्म में उसको बोल दूँ तो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पंचायत इफ़ ही इज़ डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ, है ना, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर और द स्टेट कंसर्न्ड। तो सिंपल स्टेटमेंट है इसका, है ना। तो ये वाला आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दैट इज़ 21 ईयर्स हो गया है, 25 ईयर्स अगर नहीं भी है तो भी वो चलेगा, ठीक है। उसके ऊपर उसको हटाया नहीं जाएगा। अब एक बार मैं ब्रीफली आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम ना आए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन ही होती है वही करवाती है इनके इलेक्शंस, है ना। तो डिस्कस कर लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। दैट इज़ योर स्टेट इलेक्शन कमीशन। फुल फॉर्म ही लिख रहा हूँ यार, राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं तो ओके। तो इतना बड़ा तामझाम है, मतलब तामझाम कहने का अर्थ है कि इतना बड़ा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अर्बन लोकल बॉडीज़ भी बनाई है, इन सब के लिए बनाया है। तो इन सब चीज़ों के लिए बनाया गया है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। द कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिंटेंडेंस डिसीजन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन इलेक्ट्रल रोल एंड कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ फॉर द पंचायत, मतलब जो भी होगा इसका डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कंट्रोल करना, प्रिपरेशन प्रोवाइड करना, है ना, कंडक्ट करना इलेक्शन, सब कुछ हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ पंचायत, है ना। पंचायत तीनों इलेक्शन, चाहे वो विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर मेंबर्स का इलेक्शन हो या फिर चेयरपर्सन का हो, सब करवाता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसका हेड कौन होता है भैया, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि इसका हेड कौन होता है, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, मैंने एक चीज़ छोड़ दी क्या, इलेक्शन कमिश्नर, हाँ ठीक है चलिए। हाँ तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, आई थिंक मैंने लास्ट पॉइंट छोड़ दिया था, बट आई विल कवर इन यू नो नेक्स्ट स्लाइड। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है इसका हेड होता है हमारा स्टेट इलेक्शन
कमिश्नर, है ना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसका हेड होता है, ठीक है। और इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर साहब, है ना, इसको अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर साहब, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अपॉइंट तो कर दिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर साहब ने, लेकिन इसको हटाता कौन है? इसको रिमूव करने का पावर किसके पास है? इसको रिमूव करने का पावर होता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है। ही इज़ रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक अ हाई कोर्ट जज, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस की अगर बात कर लें तो स्टेट लेजिस्लेचर में इंडो द पंचायत्स विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम फंक्शंस एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही इसका पावर भी होता है, सिंपल है, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। कुछ स्कीम्स की बात अगर मैं करूँ तो सच ए स्कीम में कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू ग्राम पंचायत वर्क विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ प्लान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। अब अगर फाइनेंसेस की अगर बात की जाए कि फाइनेंसेस का क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, तो फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनेंसेस जो है ऑथराइज्ड बाय पंचायत टू लेवी और कलेक्ट द अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटी एंड टोल एंड फीस, ठीक है। तो ऑथराइजेज, ठीक है, पंचायत, ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, है ना, कलेक्ट एंड appropriate taxes, your duties and tolls and fees, ठीक है। assign to पंचायत taxes, duties, tolls and fees levied and collected by self government, ठीक है। जो इट कैन प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड्स टू द पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब कि वहाँ से ग्रांट भी प्रोवाइड किया जा सकता है ना। ग्रांट जो है, ग्रांट प्रोवाइड किया जा सकता है इनको कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन की। ये फाइनेंसेस हमने देख लिया ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर, इसलिए मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है ना। तो फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है, उसका क्या रोल है यहाँ पर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो इस लॉ के अंदर जो हमारी स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। इस लॉ के अंदर स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी इस्टेब्लिश होगा, हर स्टेट इस्टेब्लिश करेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होगा कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो पंचायती राज में कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। वो जो हमारा पंचायती राज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी कौन से टैक्सेस, टोल, ड्यूटीज़ आप पंचायती राज को दे रहे हैं या फिर इकट्ठा करने के लिए, है ना, इकट्ठा करने के लिए आप कौन सी चीज़ें उसको दे रहे हैं, लाइक योर टोल, टैक्स, ड्यूटीज़, लाइक दैट, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट एंड एड कितनी देनी है पंचायती राज को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यूज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स एंड प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन फॉर नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत, ठीक। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। पहले उनके पंचायती राज की इलेक्शंस करवाओ, ठीक है। पहले तो पहला चीज़ कि पंचायती राज का जो है इलेक्शन करवाओ, ठीक है। दूसरा उनको फंक्शंस दो, ठीक है। दूसरा कि उनको फंक्शंस दो, मैंने आपको बताया थे 29 होते हैं, ठीक है, 29 लिस्ट ऑफ फंक्शंस। और तीसरा है उनको पैसा दो, ठीक है। अगर ये तीनों काम पंचायती राज को नहीं दोगे तो पंचायती राज काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक, ठीक है। तो फाइनली कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ पंचायती राज के बारे में कि 29 लिस्ट होते हैं 11 शेड्यूल में, है ना, 29 मैटर्स होते हैं एक्चुअली। तो
इसमें सारे 29 मैटर्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपका जिसका मन करता है वो दो, जिसमें मन नहीं करता है मत दो, है ना। लाइक फॉर मैं एग्जांपल ले लो, एग्रीकल्चर या फिर लैंड इम्प्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, फिशरीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो कुछ ऐसे काम गवर्नमेंट पंचायती राज को करने के लिए दे सकती है ना। तो अगर मैं आपको 73rd के अंदर जो दो हैं, दैट इज़ योर कंपल्सरी एंड योर ऑप्शनल, ठीक है। तो कंपल्सरी में आपकी एक तो ग्राम सभा हो जाती है, ठीक है, पंचायत, ठीक है, इलेक्शंस, ये सारी जो है करवानी ही करवानी है स्टेट को, है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना। तो ये सारी स्टेट को देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल में भी कुछ चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, दैट इज़ योर MP MLA रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ पर MLA MP हैं वो पंचायती राज में रिप्रेजेंटेशन देवी को तो नहीं देना, तो मतलब ऑप्शनल है, देना है दो, नहीं देना मत दो। एक मैंने आपको जो OBC का बताया था कि ये भी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन जो है देना चाहती है, दे सकती है या फिर नहीं भी। और जो 29 सब्जेक्ट्स हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन सब्जेक्ट्स पे इच्छा है दो उस, और इस पे नहीं है ना दो, है ना। लेकिन जो कंपलसरी हैं वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही था शायद आपका पंचायती राज। मैंने और कोई पॉइंट मिस ना कर दिया हो, यही सारे पॉइंट्स मैंने लिखे थे एक्चुअली। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़। कोई फर्दर पॉइंट छूट गया होगा तो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कौन से पार्ट में, तो पार्ट 9A में डाला गया है इसको, ठीक है। और शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल है आपका 12th शेड्यूल, है ना। 1991 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, 1992 में बिल पास हो गया और 1993 में ये बिल एक्ट फोर्स में आ गया। सेम चीज़ जो मैंने बताई थी, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। एक चीज़ जो है, आर्टिकल हमारा 243 ओ तक था पंचायती राज में, यहाँ पर P से लेकर के 243 ZG तक है ना, अर्बन लोकल बॉडीज़, है ना। पार्ट 12 में ऐड किया गया, 12 शेड्यूल में लाया गया, सॉरी पार्ट 12 बोल रहा हूँ मैं, पार्ट 9A है, 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो 3 टाइप की म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी है भाई, पहला है आपका नगर पंचायत, ठीक है। उसके बाद है आपका म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है। और तीसरा है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। नगर पंचायत मतलब उनके लिए जो ट्रांजिशन एरिया होता है ना, मतलब जो गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, पूरी तरह शहर नहीं बने हैं बट गांव से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, वहाँ नगर पंचायत बनेगी। छोटे टाउन उनके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो लार्ज अर्बन एरियाज़ होते हैं उनके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लाइक दिल्ली, मुंबई, है ना, जो काफ़ी पॉश एरियाज़, पॉश सिटीज़ आप कह सकते हैं, है ना। तो अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन मिलती है लाइक सेंसस से। सेंसस डिसाइड करता है कि कौन सा अर्बन एरिया है, कौन सा अर्बन एरिया नहीं है, ठीक है। और उसको अर्बन लोकल बॉडी बनाना है, और जिसको पंचायत बनाना है वो स्टेट के हाथ में होता है ना। किसको आपका अर्बन लोकल बॉडी बनाना है, किसी को पंचायती राज बनाना है, डिपेंड्स ऑन योर स्टेट के हाथ में है। ऐसी अब बहुत सारी पंचायत हैं जो अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनको अर्बन लोकल बॉडी नहीं बना रही है स्टेट, क्योंकि जिस दिन अर्बन लोकल बना देंगे ना, उनको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी है। तो आपको लिंक करना पड़ेगा न्यूज़ से। आजकल आप न्यूज़ देखें तो आपको ये पता चल जाएगा बहुत सारी पॉइंट्स इसके बारे में, है ना। मैं बात कर लेता हूँ अब आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक भी ख़त्म है। ऑल दो सिमिलर टॉपिक्स हैं, है ना। लास्ट में कुछ और चीज़ें मैं बता दूंगा इसके ऊपर, ओके। अच्छा, एक क्लॉज है, क्लॉज 243 के,
ऑल्दो एग्जामिनेशन में मैंने देखा नहीं अभी तक इसको, दैट प्रोवाइड्स इन एवरी स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉल्ड बाई जनरल होम म्यूनिसिपैलिटी विल बी कंस्टिट्यूटेड एंड उसमें 3 टाइप होते हैं, वही अपना जो मैंने आपको बता दिया है, लाइक नगर पंचायत, योर म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, कंपोजिशन छूट रहा था, मैं वही सोच रहा था क्या छूट रहा है, कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन देख लेते हैं अभी। कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ दैट इज़ इन योर 43 आर। ठीक है, कि इनकी इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स होते हैं और उनका एक चेयरमैन होता है, सब जगह यही हाल है भैया। हम भी हैं तो हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके अंदर एक सीएम होंगे। ठीक है, तो मेंबर्स होंगे, उनका एक चेयरमैन होगा। ठीक है, मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट होगा और चेयरपर्सन का जो डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये डिसाइड करती है स्टेट। सेम चीज़ है जो मैंने आपको पंचायती राज में बताया, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ आपका कि ठीक है, कि जो मेंबर्स होंगे उनका होगा डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा और जो हमारे चेयरपर्सन है इनका जो है ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी वुड बी जनरली इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल constituent and the chairperson shall be elected in the manner of provided by the legislature. ठीक है, ठीक है, द स्टेट legislature of state may be law provided by the representation in a municipality without right to vote in the meaning of municipality of the following people. ठीक है, फॉलोइंग पीपल कौन कौन से हैं, लाइक आपके पर्सनल, आपके जो पीपल लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब विदाउट राइट टू वोट इन द मीटिंग, वो मतलब आ सकते हैं ये लोग, लाइक मेंबर्स ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज कंस्टिट्यूटेड बाय योर क्लॉज 5 आर्टिकल 243 एस, है ना। आई थिंक मुझे ये ऐड कर देना चाहिए था इसमें, बहुत अच्छे से लिखा था मैंने इसको अपनी नोट्स में। ओके, नो वरीज। ठीक है, तो ये चीज़ है। आई थिंक इलेक्शंस का आपको समझ में आ गया होगा एंड अब बात कर लेते हैं आपके रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। तो ST SC के लिए पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन मिलेगा, है ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है SC ST को मिलेगा, देना ही है ये तो। ठीक है, और वुमेन के लिए 1/3। ठीक है, रिजर्वेशन मिनिमम देना है ना। बैकवर्ड क्लासेस के लिए लाइक OBC, ठीक है, रिजर्वेशन हो भी सकता है बट वो डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे। ठीक है, रिजर्वेशन जो चाहे, मतलब जो पंचायती राज के अंदर हो या फिर चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर हो, वो सिर्फ मेंबर्स का कंपलसरी है ना। चेयरपर्सन के लिए रिजर्वेशन देना कि नहीं देना वो स्टेट डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। आई थिंक इतना ही था आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी, आई थिंक। अच्छा, जैसे हमारे 12 शेड्यूल था, तो 12 शेड्यूल जो हमारा था उसमें लाइक 11 थे हमारे, 11 शेड्यूल जो है हमारा पंचायती राज में, तो उसमें 29 सब्जेक्ट्स थे पंचायती राज में। ठीक है, बट हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ की अगर बात करूँ मैं, तो इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, इसमें हमारे 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो और ये भी ऑप्शनल है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करे कि ये पंचायती राज या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करना है कि नहीं। अब 18 सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, लाइक योर अर्बन प्लानिंग हो गया, रेगुलेशन ऑफ लैंड हो गया, प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक, प्लानिंग फॉर इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, योर रोड ब्रिज, अर्बन फॉरेस्ट्री, पब्लिक हेल्थ और वाटर सप्लाई, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं ना। तो ये सारे काम दे सकती है स्टेट असेंबली अर्बन लोकल बॉडीज़ को, और यहाँ भी स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, है ना। यहाँ भी स्टेट फाइनेंस कमीशन है फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में। ठीक है, ठीक है, अगर अच्छा एक और चीज़ होती है, दैट इज़ योर वार्ड कमेटी। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा अगर वार्ड्स के लिए, है ना, अगर बड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है तो वार्ड कमेटी बनाने का भी प्रोविज़न है इस एक्ट के अंदर, है ना। तो वार्ड कमेटी में भी लोकल पीपल ही मेंबर होते हैं। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। आई थिंक आई एम नॉट यू नो मिसिंग समथिंग।
लेट मी चेक। सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। एक्चुअली मैं एक पेज लेता हूँ, उस पेज पे मैं सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ कि ये पॉइंट्स मुझे डिलीवर करने हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट है ना, एक कंटिन्यूस ऑर्डर में मैं डिस्कस करता हूँ उनको। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना, आप लिख लेंगे फॉर पंचायती राज। मैं पहले आपको पंचायती राज के लिए बता रहा हूँ। दैट इज़ योर 243G। ये होता है आपका अथॉरिटी, ठीक है। 243H होता है एक, दैट इज़ फॉर योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक होता है हमारा 243I, दैट इज़ योर फाइनेंस कमीशन के लिए। आई से आप इनकम है, इनकम से आप फाइनेंस याद रख सकते हैं, है ना। ये आपका पंचायती राज के लिए था, तीनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और कुछ अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी है, वो भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। ओके, ठीक है। इसमें है 243W, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है, योर म्यूनसिपैलिटी, है ना। 243W डिस्कस विथ योर अथॉरिटी। एक सेकेंड, अथॉरिटी, देन 243X, है ना, दिस इज़ योर रिप्रेजेंटेशन। ये एक्चुअली मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो में, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो। 243 टेल्स अबाउट योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनेंस है 243Y में है, दैट इज़ योर फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की बात मैंने की थी, दैट इज़ 243ZD, है ना। ये आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। ऑल दो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, वंस अगेन आई एम सेइंग दैट कि भैया यू आर फ्री टू आस्क एनीवेयर, लाइक टेलीग्राम, दिस कमेंट सेक्शन बॉक्स और योर इंस्टाग्राम। वी आर हैप्पी टू आंसर विद इन 24 आवर्स। सो बंद करते हैं आज इसको यार। आई थिंक 51 मिनट्स की क्लास हो चुकी है हमारी ऑलरेडी। एंड आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है दैन फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स एंड ऑल। वी आर हैप्पी टू आंसर विद इन 24 आवर्स। ओके, तो दिस इज़ द थिंग। चलिए, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। आपके पास से बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है एंड वी आर लाइक अपग्रेडिंग आवर सेल्फ डे बाई डे, ठीक है, ताकि आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा सके, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, है ना। बाय बाय।